रेफ्रिजरेटर जिंदगी। ये मजमून अशफाक अहमद साहब की किताब जाविया से लिया गया है। हम सब की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुंचे। ये जो अमेरिकन कौम है और अमेरिकन लोग हैं, ये भी बड़े कमाल के आदमी हैं और उनको कुछ ऐसी सूझती है और उनके दिमाग में इस तरह के ख्यालात पैदा होते हैं जो अमली सूरत इख्तियार करके मुख्तलिफ खिलौनों के रूप में हमारे सामने आते हैं कि आदमी हैरान होता है। अब ये देख लें सारी दुनिया के अंदर कैसी खदेड़ मचाई हुई है। अपनों को, किसी शख्स को और किसी कम्युनिटी को, किसी ग्रोह इंसानी को आसानी से जिंदगी बसर करने की इजाजत नहीं देते। उनका बस एक वतीरा है। उन लोगों में से बहुत से हमारे दोस्त भी हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो यहाँ बहुत ऊंचे ओहदे पर फाइज हैं। मिस्टर मोरलिक उनका नाम है। उनके साथ एक झगड़ा रहता है, कभी लड़ाई, कभी छीना झपटी और बेकदरी। हम उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं झगड़ा, लेकिन हमें कमजोर रहना पड़ता है उनके सामने, इसलिए कि उनकी सोच भी बड़ी तेज है और उनकी पेशरफ्त भी बड़ी आगे को बढ़ने वाली है। मौली के एक दिन मुझसे कह रहा था कि तुम लोग जो हो ये अच्छे लोग हो, लेकिन तुम सारे रेफ्रिजरेटर के अंदर जिंदगी बसर करने के आदी हो। मैंने कहा, रेफ्रिजरेटर में कैसे? कहने लगा, तुम हर चीज को महफूज करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखने के आदी हो, अपनी अपनी इंसानी जिंदगी को भी। तुम्हारे बच्चे हैं मसलन प्यारे प्यारे, तुम उनको उठा के रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हो कि ये फ्रेश रहें और तरोताज़ा रहें और उनको किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। हम जब सब्जी को महफूज करना चाहते हैं, फलों को महफूज करना चाहते हैं, जाहिर है उनको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लेकिन कहने लगा कि रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी हुई ये चीजें जो हैं, बाहर से तो तरोताज़ा रहती हैं, आपका भी तजर्बा होगा, सबका है ना, अंदर से वो इतनी अच्छी और मजेदार और खाने के काबिल नहीं रहती, न लज्जत में न तासीर में, जितनी के ताज़ा होती हैं। उसने कहा, मैंने तुम्हारे मुल्क का एक अजीबो गरीब रिवाज देखा है कि वालिदैन ये चाहेंगे कि बच्चे जो हैं वो हम उठा के शाम को, दिन को रेफ्रिजरेटर में रखें ताकि वो तरोताज़ा रहें और उनकी खूबसूरती जो है वो बज़ाहिर ठीक ठाक रहे। बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं, उनको भी हम रेफ्रिजरेटर में रख दें। तो आप लोगों ने एक अजीब सा रवैया जिंदगी का इख्तियार किया है, जो ना तो ह्यूमन है और ना बहादुर कौम से इसका ताल्लुक है। तो मैंने कहा, तुम ये अजीब बात कर रहे हो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर वाली बात, लेकिन इसमें खराबी की क्या बात है? उसने कहा, खराबी की इसमें ये बात है कि रेफ्रिजरेटर में जब चीजें रखी जाती हैं तो उनको मजमूई तौर पर एक ही जगह पर घसेड़ ही नहीं दिया जाता, उनको अलग अलग करके रखा जाता है ताकि टमाटर एक तरफ रहें, बैंगन एक तरफ रहें, मिठाई एक तरफ रहे, पानी एक तरफ। तो ऐसे ही आप अलग अलग करके रखते हैं अपने आप को। तो जिंदगी में भी आप अपने आप दूसरे ग्रोहों से अलग अलग रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो आपकी है वो ऐसे फ्रिज में रहती है कि इसके करीब कोई नहीं जा सकता। आपके उस्ताद जो हैं, टीचर जो हैं, प्रोफेसर जो हैं, वो भी अब एक अपनी खानाबंदी करके बैठे हैं, उनकी भी अप्रोच नहीं होती। डॉक्टर्स ले लें, वकील ले लें, वो सारे के सारे उन लोगों के मुतालिक नहीं हैं जिन लोगों से मुतालिक ये मुल्क है। उनको जरूरत पड़ती है, मसलन डॉक्टर्स हैं, बैंगनों की तरह पड़े हैं और वो वहां से ही अपना ऑर्डर जारी करते हैं। होना ये चाहिए कि उनके और मरीज के माबैन एक इर्तबात बाहमी रहे और वो एक दूसरे को जानते पहचानते रहें। टीचर जो है, उस्ताद जो है, वो अपने तालिब इल्म के साथ मिलता रहे और उसको जानता पहचानता रहे। ह्यूमन बीइंग के दरमियान जब तक ताल्लुक नहीं होगा, किताब आपको फायदा नहीं देगी। अगर किताब ही फायदा पहुंचा सकती तो अल्लाह ताला एक रस्सी के जरिए दुनिया में एक किताब उतार सकता था हर घर में। इसके लिए क्या मुश्किल था? लेकिन नहीं, उसके साथ पैगंबर जरूर भेजना होता है, क्योंकि जब इंसान नहीं होगा, उनके सामने उसकी मिसाल नहीं होगी, उसकी शक्ल सूरत सामने नहीं होगी, जब तक उन लोगों को तकलीफ नहीं होगी कि ये हमारे जैसा इंसान है। मुझसे अक्सर पूछते हैं कि बाबों की आप बड़ी बात करते हैं, बाबों में क्या खूबी होती है? बाबों में ये खूबी होती है कि बादशाह वक्त अपने जूते उतार कर उनकी झोंपड़ी में दाखिल होता है। हालांकि क्या होता है उनके पास कुछ देने को? बाबा जो होता है वो आईएमएफ नहीं होता ना। हम तो आईएमएफ के पास सर के बल जाते हैं,
बाबे के पास देने को कुछ नहीं होता। मुझे अभी एक बीबी कह रही थी कि अखलाक की सरबुलंदी ऐसी होती है कि आदमी हैरान होता है कि इंसानी वकार और ये अशरफुल मखलूकात का लेवल इतना ऊंचा भी हो सकता है। और हम जो होते हैं, तो हम डर के मारे सर झुका जाते हैं कि हम चौथे लेवल के आदमी हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मौलिक की ये बात मुझे बड़ी दिल को लग रही थी। उसने कहा, तुम इतने मोहतात हो कि अपने बच्चों के लिए स्पेशल आला दर्जे के स्कूल बना दिए, और वो एक और तरह के रेफ्रिजरेटर हैं कि यहाँ पर मैं अपना बच्चा ले जाकर दाखिल करा दूं तो ये बिल्कुल तरोताज़ा रहे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल कर उसको ज़िंदगी के कामों में ले आएंगे। फिर उसने कहा, मेरी तुमसे मोहब्बत है, और तुम्हारी वजह से पाकिस्तान से मोहब्बत है। तुम ऐसे करो, रेफ्रिजरेटर में जिंदगी गुजारने के बजाय टोस्टर में जिंदगी गुजारा करो, ताकि थोड़ा सा सेंक लगे तुमको, और जो तुम में कच्चापन है वो पुख्तगी में तब्दील हो, और जब तुम्हारी जरूरत पड़े छलांग मारकर बाहर निकलो। टोस्ट देखता है, निकलता है, हाँ, उसका फायदा होता है। टोस्ट देखा है, निकलता है ना, है, हाँ, उसका फायदा होता है। तो तुम टोस्टर से बहुत घबराते हो, अपनी जिंदगी को सेंक देने को तैयार ही नहीं हो। तालीम दिलवाते हो सिर्फ नौकरियां हासिल करने के लिए। वो बात जो इंसानियत पैदा करती है वो तो सेंक लगने के साथ होती है, उसके बगैर नहीं होती। लेकिन तुम इतने मोहतात हो और इतने खौफजदा हो कि हालात और जमाने को फेस करने के लिए तुम इस किस्म की सूरत हाल पैदा करते रहते हो। उसने कहा, मैं तो थोड़ा सा खुश हूँ। तुम्हारे मुल्क में जो अभी फौजी ट्रेनिंग है काकुल वगैरह की, वो ठीक है। बाकी के तो आपने सारे इदारे तबाह कर दिए हैं, और मुझे अंदेशा है कल को ये इसके साथ भी तुम लोग यही ना करो। मैं पिछले दिनों में एक प्रोग्राम देख रहा था, पता नहीं कहाँ, इसमें बिलवास्ता तौर पर तो नहीं, बिला वास्ता तौर पर यह बात आती है। इसमें कोई बता रहा था कि लड़कियों के साथ रवैया अच्छा नहीं होता। आजकल यही है ना, और लड़कों के साथ बहुत अच्छा होता है। लड़कों को खाने में, नाश्ते में अंडा पराठा मिलता है। लड़कियों को तो कहते हैं तू कुड़ी है, कोई बात नहीं, तो बाद में खाया खाना या ना खाना, हमारे यहाँ ऐसा होता रहा है। हमारे घर में मेरी माँ कहती थी मेरी बहन से कि अब्बा के बूट पॉलिश कर। वो बैठी बूट पॉलिश कर रही थी, हम मजे से खाना खा रहे होते थे। तो ये सारी बातें सारी रहती रही हैं। तो मैंने जब ये देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि या अल्लाह, ये तो हमें किस तरफ खींचे लिए जा रहा है। तो मैंने अपनी माँ से जो जिंदा थी उस वक्त ये पूछा। मैंने कहा, ये रवैया जो था आपका, उसकी क्या वजह थी? तो उन्होंने कहा, ये बहुत जरूरी रवैया था, इसलिए कि इस लड़की को आगे जाकर बच्चे पैदा करने थे और इन बच्चों को पालना था। अगर उसको अंडा खाने की आदत अब पड़ जाती तो वो सारे अंडे खा जाती और बच्चे उसके बैठे रह जाते टेबल के ऊपर। ये उसकी ट्रेनिंग थी, ये हम जानते थे इस बात को। और कहने लगी, मेरे प्यारे बच्चे, ये इसी तरह से था। कल को तुम रोने लग जाओगे। तो जो जेंटलमैन कैडेट होता है उसकी काकूल में कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है। सुबह सर्दियों में 4 बजे उठा देते हैं उसको, फिर पानी में गोता लगवाते हैं, फिर खारदार तार में उसका बदन छिलता है, फिर उसको कहते हैं क्रॉस कंट्री रेस लगाओ। क्रॉस कंट्री बेचारा लगाता है, मैं सदके जाऊं। फिर आके उसको नाश्ता मिलता है। कितनी बुरी बात है, लेकिन हरगिज बुरी बात नहीं। इसको तो कारगिल के ऊपर फेस करना है दुश्मन को। वो तो वहां खड़ा है ऐसी बर्फों में जहां और कोई खड़ा नहीं हो सकता। इस तरह औरत जो थी वो एक ताकतवर फिनोमिनन थी, और उसको मजबूत होना था, और उसकी मजबूती दुश्मनी की बात नहीं है। ये झाका जो विलायत वाले देते हैं झूठ कहते हैं। हमारी तो औरत बहुत इज्जतदार है, उससे बड़ी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हर शय के पीछे, हर गाड़ी पर माँ की दुआ लिखा है। कभी किसी ने बाप की दुआ नहीं लिखा होता। बाप से नहीं, हम मोहब्बत करते हैं, माँ से करते हैं। औरतें प्यारी होती हैं। खैर, ये बात ये एक बात दूसरी तरफ चली गई। मौलिक कहने लगा, ये टोस्टर की जो जिंदगी है ये कामयाब आदमी पैदा करती है और सेंक लगने की जरूरत है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो रवैया है वो बड़ा
गुडी गुडी, बड़ा लिए दिए रहने का अंदाज है, हाथ मिलते रहते हैं। आप हर वक्त डट कर अपने आप को नहीं बता सकते कि आप पाकिस्तानी हैं, और आपका एक फखर है, जैसा कैसा भी फखर है। तो मैंने कहा, भाई हमारा क्या फखर है, हम तो बिल्कुल शर्मिंदा हैं। मसलन हम में क्या खूबी है? उसने कहा, दुनिया की वाहिद कौम है जो बड़ी मेहमान नवाज कौम है। ठीक है, हम गरीब हैं, हम छोड़ रहे हैं अपनी रिवायात, लेकिन आप सियालकोट में जाएं, कहीं कहेंगे जी खाना खा के जाएं। हमारे अमेरिका में ये नहीं है, हॉलैंड में ये नहीं है। आप इस पर फख्र नहीं कर सकते? मैंने कहा, नहीं, हम डरे हुए लोग हैं और हम फख्र नहीं कर सकते। उसने कहा, फिर अपने आप को थोड़ा सा टोस्टर में रखा करो, सेंक लो, फिर फख्र की बात करो। मैंने कहा, ये यार, तुम अजीब सी बात करते हो। कहने लगा, जी बड़ी देर की बात है, पुराने जमाने में चाइना में जब मंग खानदान के बादशाह बादशाह हुआ करते थे, एक आदमी को सुई की जरूरत पड़ी। गरीब आदमी था, चाइना के लोग बहुत गरीब, बेहद हिसाब गरीब थे, तो उसे सुई ना मिल सकी। तो एक दिन चला जा रहा था, खुशकिस्मती से उसको एक लोहे का औजार जिसे मिट्टी खोदते हैं वो मिल गया। वो बड़ा खुश हुआ। एक पत्थर मिल गया उसको घिसाने वाला। उसने कहा, लो जी, ये तो बन जाएगी सुई 60-70 साल में। मैं वो घिसा के सारी उसने बारीक कर ली थी, तो उसने 60 साल के अंदर वो घिसा के सुई बना ली और अपने काम में ले आया। ये करने वाले का काम है। जो भाग जाए, शिकस्त खुर्दा हो जाए, डर जाए, मरूब हो जाए, उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल होता है जिंदगी का काम करना। फिर उसने ये बात की तो मुझे अपने कॉलेज का जमाना याद आया। मैं सेकंड ईयर में था, तो यहाँ लाहौर में एक जगह फ्लेमिंग रोड है, वहां रहते थे। अब्बा ने लेकर दिया था एक चौबारा, एक मुलाजिम और एक कमरा साथ था जहां बैठ के पढ़ते थे, गांव से आए हुए। तो वहां पर पुरानी मेवा मंडी में एक दुकान को आग लग गई। वो दुकान थी ग्रोसरी की, आटा दाल नमक बसाती कह लें उसकी दुकान थी। और वो ऐसी जालिम आग लगी, लोग बेचारे भागे बाल्टियां लेकर, परेशानी के आलम में। फायर ब्रिगेड भी जैसा था इस जमाने में गिड़गिड़ाता हुआ पहुंचा, लेकिन वो सारी की सारी दुकान बिल्कुल खाकिस्तर हो गई। हम इस आदमी को जानते थे जिसकी ये दुकान थी। अगले दिन कॉलेज जाने के वक्त मैं वहां से गुजरा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। वहां जो राख का ढेर था ना सारा, उसके ऊपर एक मेज और कुर्सी लगाकर उस दुकान पर बैठा हुआ था उसका मालिक। और उसने एक गत्ता लिख कर लगाया हुआ था, सारी दुकान जल गई, खाक का ढेर बन गया, बीवी बच गई, बच्चे बच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। काम बददस्तूर जारी होगा। आज के दिन की माफी चाहता हूँ, कल दुकान इसी मेज पर खोली जाएगी। तो ये एक इरादा और एक तहैया होता है, एक मिनमिन होता है, रोना पीटना, मारे गए, लूटे गए, जी बर्बाद हो गए। अब हमसे ये काम नहीं हो सकता। अब हम इतनी सलाहियत नहीं रखते कि ये हम काम कर सकें। तो जब तक आदमी को जिंदगी में सेंक ना लगे और वो मुकाबला ना करे नामसाइद हालात का, तो उस वक्त तक उसके अंदर पूरी सलाहियत पैदा नहीं होती, जैसी एक ट्रेंड फौजी की होती है। इसमें मैं इसमें आप कितने भी नकाइस निकाल लें, लेकिन आप उसका एक चौखट्टा होता है। एक वो लोग हैं जो एक और किस्म के स्कूलों में पढ़े, उनका मेरे साथ आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत आला दर्जे की तालीम दिलवा रहे हैं। एक उसके दरमियान है, वो भी पढ़ा रहा है, अपनी तरक्की कर रहा है, जिंदगी का अंदाज उनका और है। एक और हैं जो दीनी तालीम के पीछे लगे हुए हैं, खास किस्म की पगड़ियां बांधकर, खास किस्म के रुमाल कंधों पर रखकर बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन उनके दरमियान एक रब्ते बाहमी नहीं है। तालीम बिस्मिल्लाह अलग अलग हो, बिल्कुल अपनी मर्जी के मुताबिक हो, लेकिन उन दोनों के दरमियान ना सिर्फ पुल बना हुआ हो, उनके अंदर सुरंगें भी चलती हों, ताकि जब मौका मिले तो वो सुरंग से गुजर कर जाकर पूछ सकें कि खान साहब क्या हाल है, किस तरह के हैं। तो जब तक हम फ्रिज वाली जिंदगी का इरादा करते रहेंगे, हमारी मुश्किलात में इजाफा होता रहेगा। और हम जो अपने आप को फ्रेश और तरोताज़ा समझते हैं, और हम ये यकीन किए बैठे हैं कि इस तरह की जिंदगी बसर करने में हमको ना सिर्फ आसाइश मुयसर आएगी, बल्कि हम आगे बढ़कर नामसाइद हालात का मुकाबला भी कर सकेंगे, ऐसा होगा नहीं। ये बहुत जरूरी है कि आपके हालात जो हैं वो जमाने के हालात के साथ टकराते रहें।
वरना घूम फिर कर उसी तरफ को लौट कर आते रहेंगे और आपस में झगड़ा करते रहेंगे कि हमारी तालीम का मकसद ये होना चाहिए, हमारी तालीम को इस तरह से चलना चाहिए, हमारे आपस के ताल्लुकात इस नौइयत के होने चाहिए। ताल्लुकात तो जब होंगे जब आप एक दूसरे के साथ मिलेंगे, इसके बगैर तो चारा नहीं हो सकेगा। फिर तो आपकी आरजुएं ही आरजुएं रह जाएंगी। और आरजू जो होती है वो काल की बात होती है, गुफ्तगू की होती है। गुफ्तगू से आगे काम बढ़ता नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं कि मुझे बात याद आ गई, पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं। हमारे यहाँ पर एक साहब थे, उन्होंने अपनी बीवी के नाम एक खत लिखे और कमाल के खत थे वो थे। इतनी मोहब्बत थी उनमें, इतनी यगानगत, इतना प्यार कि मैंने बावजूद एक अदीब होने के ऐसी इंशा पर्दाजी के नमूने उर्दू जुबान में नहीं देखे थे। और उनकी उसकी बीवी ने जो बददस्तूर उसको खत आते रहे वो छाप दिए। मुझे तो जब भी पता चला, वरना मुझे उसने दिखाने तो नहीं थे, किताबी सूरत में छप के जब सामने आए मैंने पढ़े, मेरी बीवी ने पढ़े। हम एक दूसरे से शर्मिंदा हुए कि देखो मोहब्बत तो इसको कहते हैं और ये गानगत इस चीज का नाम है, और एक दूसरे को जानना। वो साहब कहीं बाहर थे, दूर मुल्क में, कहीं नॉर्वे वगैरह में या कहीं और, जाहिर है वहां से लिखे थे। तो मुझे थोड़े दिन हुए उनकी बीवी मिली, मेरे साथ मुतारिफ हुई, मैंने उनको जानता नहीं था। मैंने उनसे कहा, भाई हमने खत पढ़े थे, बहुत हैरान परेशान हुए, और तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने उसे किताबी सूरत में शाया कराया। तो कमाल की चीज है वो। कहने लगी, हाँ सर, जब वो किताबी सूरत में छपे थे उसके 1.5 महीने के बाद हमारी तलाक हो गई। मैंने कहा, मैं तुमसे उन खतों की बात कर रहा हूँ। तो वो कहने लगी, सर असल में वो मैं भी आप ही की तरह समझती रही। दरअसल दरअसल इसमें मोहब्बत का शायबा नहीं था, इसमें इंशा बर्दाश्त का कमाल दिखाया था साहब ने। होता ही है ना, 10वीं जमात में बच्चा आता था, खत कशीदा अल्फाज को अपने फिक्रों में इस्तेमाल करें, ठीक है ना जी। महंगाई, दर्दमंदी, तमतराक वगैरह अजीबो गरीब बात थी। तो उसने दिखाया था कि देखो मैं ये लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मोहब्बत के जितने शेर हैं वो भी इस्तेमाल करता हूँ। तो इसलिए काल से और कौल से जो ताकतवर लोग होते हैं वो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े तरीके के साथ, तो फिर मैं ये कहूँगा बड़े स्वभाव के साथ, स्वभाव एक खास रवैया होता है जिसमें किसी को तंग किए बगैर, इरिटेट किए बगैर, किसी को किसी के साथ झगड़ा किए बगैर आसानी से आदमी उस पर से गुजरता चला जाता है। तो अभी ये बात चूंकि चली थी तो इसमें मैं अर्ज कर रहा था कि अब हमको अल्लाह के वास्ते इस काल की दुनिया से किसी हद तक निकल आना चाहिए। या आपने अक्सर देखा होगा अखबारों में कि हमको चाहिए कि हम इस्लाम के असूलों पर अमल करें। ये चाहिए जो लफ्ज है ना, ये अब खत्म हो जाना चाहिए। छोटे बच्चे को हम कहते हैं कि प्यारे बच्चे, तुमको चाहिए कि सीधे पाँव का बूट सीधे में डालो, उल्टे पाँव का बूट उल्टे में। छोटे बच्चे देखते हैं अक्सर उल्टा बूट पहनते हैं, तो उनको चाहिए कह सकते हैं। लेकिन एक कौम मेच्योर हो जाए, 52 बरस इस कौम की उम्र हो जाए, उसे बार बार ये कहते हैं कि हमको चाहिए हम सारी बुराई तर्क तर्क कर दें। ये बड़ा मजाकखेज और शर्मनाक सा फिक्रा लगता है। या हमको चाहिए हम ऐसा करें, इस तरह की जब न्यूज आती है तो मैं तो इन्हें छोड़ देता हूँ कि ये तो एक लफ्ज है, ये तो एक लफ्ज चाहिए का इस्तेमाल है, जैसे खत कशीदा अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए अब हम मेच्योर हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं अल्लाह के फजल से। हम 53 साल में दाखिल हो रहे हैं। तो हमें मुकाबले की जरूरत है, दूसरे कौमों से मुकाबला करना है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी की जो बात मैं करता हूँ कि साउथ एशिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको दूसरे मुल्कों की प्रोटेक्शन करनी है, उनको हिफाजत अता करनी है, वरना एक बहुत बड़ा जालिम मुल्क है यहाँ। ये छोटे छोटे मुल्क, नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है, श्रीलंका, बर्मा, अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हम ताकतवर कौम है, बड़ी कौम है, हम एक एटॉमिक एनर्जी की मालिक कौम है। हमें ना हमें तो न सिर्फ अपने आप को बल्कि साउथ एशिया की जिम्मेदारी हम पर आ गई है। एटॉमिक पावर बनने के बाद हम नरम और पिलपिले होकर रहे तो फिर तो ये काम नहीं होगा, फिर तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। हम बहुत पाइंदा कौम हैं और हर आदमी को हर वक्त चलते हुए सोचते हुए कोताहियां कितनी भी हो जाएं, गिरता पड़ता रहे आदमी, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है।
हरम शरीफ में मुझे एक आदमी मिला, लंबी कहानी है, लेकिन उसने पगड़ी धो के जमजम में डाली हुई थी। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने पूछा कौन है? कहने लगा साईं हम पाकिस्तानी है। मैंने कहा कहाँ से आए हैं? कहा हम सिंध से आए हैं। मैंने कहा आप कब से हैं यहाँ? कहने लगा मुझे 21 बरस हो गए हैं यहाँ रहते हुए। मैंने कहा सुभान अल्लाह, क्या करते हो? कहने लगा साईं हम मंडी बोझा ढूंढते हैं, मंजी बोझा ढूंढते हैं। यहाँ सुबह सुबह वहां से 4-5 रियाल मिल जाते हैं। खाने पीने का अल्लाह का शुक्र है, फिर हम हरम में आकर बैठ जाते हैं। साईं इसको देखते हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बड़े खुशनसीब हो। तो मैंने कहा साईं तुम यहाँ हरम शरीफ में इतनी देर से क्या करते हो? कहने लगा साईं हम गिर पड़ते हैं और फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर गिर पड़ते हैं, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। तो इंसान का यही काम है, फिसलता भी है, गिरता भी है, लेकिन फिर उठ के खड़े हो जाने का काम भी है, जो सिंधी बाबा ने बताया। इस सिंधी बाबा को सलाम हो जो मजदूर था, जिसने लाख रुपए की, करोड़ रुपए की बात की खड़े हो जाने की, तो उनको सलाम हो। आपको सलाम। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां अता तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।